अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। ऊपर की दुनिया का मौसम तो बड़ा सुहाना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि समंदर के हजारों फुट नीचे जिंदगी कैसी है। आज द नेक्स्ट वर्ल्ड के सीजन 2 में हम बात करेंगे समंदर के अंदर बसने वाले उन खुफिया शहरों की, जहां इंसान अब मछलियों के दरमियान अपने शीशे के महल बसा चुका है। अपनी सांसें थाम लें, क्योंकि ये सफर आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा जिसका आपने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। तो चलिए इस पुरस्रार नीली दुनिया की गहराई में उतरते हैं। चले जी, शुरू करते हैं। आज हमारे पास जो जराए हैं उनमें 5 बहुत ही अलग लेकिन बेहद दिलचस्प चीजें हैं। जी, आज हम कुदरत की अपनी इंजीनियरिंग को देखेंगे और फिर ये भी कि इंसान उससे सीखकर क्या कुछ बना रहा है। बिल्कुल, आज का सफर हमें गहरे समुद्र के एक ऐसे देव से मिलवाएगा जिसकी आंखें मतलब किसी फुटबॉल जितनी बड़ी हैं। फिर हम एक ऐसी मेडिकल टेक्नोलॉजी देखेंगे जो सीधा साइंस फिक्शन फिल्मों से निकली हुई लगती है। और बात यहीं खत्म नहीं होगी। हम समंदर की तह से बिजली बनाने की कोशिशों को समझेंगे, ऐसी इमारतों को देखेंगे जो जिंदा जानदारों की तरह मौसम के साथ खुद को बदलती हैं। और आखिर में ये जानेंगे कि सिर्फ एक चुटकी धात मिलाने से स्टील कैसे नाकाबिले यकीन हद तक मजबूत हो जाता है। तो चलें इस दिलचस्प दुनिया में गहराई तक उतरते हैं। अच्छा, तो पहली चीज जिसने मुझे चौंका दिया वो एक जानदार की आंख का साइज है। तकरीबन 27 सेंटीमीटर यानी 11 इंच। ये किसी भी जिंदा जानवर की शायद सबसे बड़ी आंख है। जी, हम बात कर रहे हैं अजीमुल जुस्सा स्क्विड की, जिसका जिक्र तो अरिस्तु जैसे कदीम मुफक्किर ने भी किया था। और ये सिर्फ उसकी आंखें नहीं है, उसके हजम का अंदाजा इस बात से लगाए कि एक मादा स्क्विड खुद 5 मीटर लंबी हो सकती है और उसके जो 2 लंबे शिकार करने वाले बाजू होते हैं वो मजीद 10 मीटर तक जा सकते हैं। 1 मिनट, यानी सर से बाजू की नोक तक ये 15 मीटर या तकरीबन 50 फुट लंबा हो सकता है। जी हाँ, और वजन 275 किलोग्राम तक। ये वाकई समंदर का एक देव है। इतना बड़ा जानदार लेकिन इतना पुरस्रार कि इंसान ने इसे पहली बार इसके अपने घर यानी गहरे समुंदर में 2012 में जाकर फिल्माया। सदियों तक ये सिर्फ कहानियों में ही था। सही। लेकिन वापस इसकी आंखों पर आते हैं। इतनी बड़ी आंखों की आखिर जरूरत क्या है? क्या सिर्फ इसलिए कि गहरे समुद्र में बहुत अंधेरा होता है? ये सवाल बहुत अहम है। बात सिर्फ अंधेरे में देखने की नहीं है। ये आंखें एक खास मकसद के लिए बनी है। गहरे समंदर में जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचते, वहां रोशनी का वाहिद जरिया दूसरे जानदारों से निकलने वाली रोशनी है, जिसे बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। अच्छा, तो ये आंखें उसी मध्यम रोशनी की झलक को पकड़ने के लिए इंतहाई हसास होती हैं। अच्छा, तो ये किसी टॉर्च की तरह नहीं है, बल्कि ये दूसरे जानदारों की अपनी रोशनी को देखने के लिए है। बिल्कुल, ये एक तरह का इंतहाई जदीद नाइट विजन सिस्टम है जो एक खास किस्म के हदफ को पहचानने के लिए बना है। कैसे? या तो ये अपने शिकार से निकलने वाली रोशनी को देखता है, या फिर जब उसका सबसे बड़ा शिकारी यानी स्पर्म वेल करीब आता है तो वेल का बड़ा जिस्म उन मध्यम रोशनियों को रोकता है, जिससे एक बहुत बड़ा साया बनता है। वाह! ये आंखें उस साये को मीलों दूर से पहचान लेती हैं और स्क्विड को भागने का मौका मिल जाता है। ये बका के लिए एक शानदार इर्तिकाई हल है। ये तो कमाल है। और जब ये खुद शिकार करता है तो इसका तरीका भी कुछ कम दिलचस्प नहीं होगा। इसके बाजुओं पर जो स्कर्स होते हैं, सोचें कि जब ये किसी चीज को पकड़ता है तो सिर्फ सक्शन या खिंचाव ही नहीं होता। इन स्कर्स के किनारों पर काइटन के बने हुए छोटे तेज आरीनुमा दांतों जैसे छल्ले लगे होते हैं। अच्छा। जैसे ही ये शिकार को पकड़ता है, ये दांत उसकी जिल्द में गड़ जाते हैं। फिर बचने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके बाद ये शिकार को अपनी तोते जैसी मजबूत चोंच से काटता है और एक आरी जैसी जुबान, जिसे रेडियोला कहते हैं, उसे मजीद छोटे टुकड़े कर देती है। ऐसे नामुमकिन माहौल में जिंदा रहने के लिए कुदरत ने कैसी कैसी मशीनें बनाई हैं। लेकिन जब इंसान ऐसे किसी नामुमकिन माहौल में जाने की कोशिश करता है तो उसे अपनी टेक्नोलॉजी बनानी पड़ती है। अगला मौजू कुछ ऐसा ही है जो मुझे सीधा द अबिस फिल्म की याद दिलाता है, जहां एक किरदार माया से भरा हेलमेट पहनकर सांस लेता है। बिल्कुल वही। हाँ, और ये ख्याल सिर्फ हॉलीवुड का नहीं है, ये एक हकीकी मेडिकल तहकीक है जिसे टोटल लिक्विड वेंटिलेशन कहते हैं। मतलब फेफड़ों को हवा के बजाय
ऑक्सीजन से भरपूर एक खास माया से भर दिया जाए? जी बिल्कुल यही। 1 मिनट, माया से सांस लेना, ये कैसे मुमकिन है? हम तो डूब जाएंगे। ये कोई आम माया नहीं है, इसे परफ्लोरोकार्बन या PFC कहते हैं। इसकी 2 समझे जादुई खुसूसियात हैं। पहली ये कि ये हमारे खून से कहीं ज्यादा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर जज्ब कर सकता है, तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। ठीक है, लेकिन फेफड़ों का क्या? वो तो हवा के लिए बने हैं, इतने नाजुक होते हैं, माया का वजन उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा? यही इसकी दूसरी और सबसे अहम खुसूसियत काम आती है। इस माया की सतह का तनाव यानी सरफेस टेंशन बहुत कम है। अच्छा, सरफेस टेंशन, ये मुझे स्कूल के तजुर्बे की याद दिला रहा है, जब पानी का कतरा सिक्के पर एक गुंबद सा बना लेता है। लेकिन यहाँ कम सरफेस टेंशन का क्या फायदा है? बेहतरीन सवाल है। हमारे फेफड़ों के अंदर लाखों छोटे छोटे गुब्बारे जैसे खाने होते हैं जिन्हें एल्वियोली कहते हैं। जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो ये सिकुड़ते हैं और इनके अंदर मौजूद नमी की वजह से इनकी दीवारें आपस में चिपक सकती हैं। खास तौर पर अगर फेफड़े कमजोर हों तो? बिल्कुल, कम सरफेस टेंशन वाला माए इन दीवारों को आपस में चिपकने नहीं देता, बल्कि उन्हें खुला रखता है। इसे ऐसे समझें कि आप 2 गीले शीशों के दरमियान साबुन लगा दें, वो आसानी से अलग हो जाएंगे। वाह, ये तो बहुत जबरदस्त वजाहत है। तो इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के लिए कोई खास मशीन भी होगी? जी हाँ, एक तजर्बाती वेंटिलेटर है, एनोलीवेंट 4। इसमें 2 पंप लगे हैं जो बहुत एहतियात से पहले फेफड़ों में जिस्म के दर्जा हरारत जितना गर्म माए भरते हैं, कुछ देर रुकते हैं और फिर उसे बाहर निकालते हैं। ये पूरा अमल बहुत कंट्रोल्ड होता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा किन मरीजों को हो सकता है? इसे खास तौर पर उन बच्चों के लिए एक उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है जो वक्त से बहुत पहले पैदा हो जाते हैं। उनके फेफड़े मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं होते। आम गैस वेंटिलेटर का दबाव उनके नाजुक फेफड़ों को मजीद नुकसान पहुंचा सकता है, जिसे बैरोट्रॉमा कहते हैं, है ना? जी, माया वेंटिलेशन इस दबाव वाले नुकसान को खत्म कर देता है और ऑक्सीजन को ज्यादा मौसर तरीके से खून में पहुंचाता है। ये नाजुक तरीन जिंदगियों को बचाने का एक नया तरीका हो सकता है। जमीन पर नाजुक जिंदगियों को बचाने से आइए वापस समंदर की गहराइयों में चलते हैं। हमने वहां रहने वाले जानदार की बात की, लेकिन क्या खुद समंदर की गहराइयां हमारी कोई बड़ी मुश्किल हल कर सकती हैं, जैसे कि तवानाई की जरूरत? बिल्कुल, समंदर की तह में हजारों मीटर नीचे हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं। ये कुदरती चिमनियां हैं जहां जमीन के मरकज की गर्मी की वजह से पानी 400 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा गर्म होकर बाहर निकलता है। 400 डिग्री? जी, और इस उबलते हुए पानी के चारों तरफ समंदर का पानी तकरीबन 0 डिग्री पर होता है। तो एक तरफ आग की तरह गर्म पानी और दूसरी तरफ बर्फ की तरह ठंडा। ये दर्जा हरारत का फर्क तो बहुत ज्यादा है। लेकिन इससे बिजली कैसे बनेगी? क्या ये किसी स्टीम इंजन की तरह काम करता है? ये उससे भी ज्यादा बराह रास्त तरीके से काम करता है, जिसे सीबैक असर कहते हैं। इसके लिए थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स या TEGs इस्तेमाल होते हैं। ये क्या चीज है? कोई आसान मिसाल दे सकती हैं? जरूर, इसे ऐसे समझें कि ये एक खास मटेरियल की प्लेट है। जब आप इसकी एक साइड को गर्म करती हैं और दूसरी को ठंडा रखती हैं, तो गर्मी इलेक्ट्रॉनों को धक्का देती है और वो ठंडी साइड की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। और इलेक्ट्रॉनों का ये बहाव ही तो बिजली या करंट है? बिल्कुल, कोई हरकत करता हुआ पुर्जा नहीं, कोई टरबाइन नहीं, सिर्फ दर्जा हरारत के फर्क से बराह रास्त बिजली। ये तो बहुत सादा और जबरदस्त लग रहा है। लेकिन एक मिनट, इतनी गहराई में तो पानी का दबाव भी बहुत ज्यादा होगा। क्या वो दबाव इस मशीन को कुचल नहीं देगा? यहाँ एक बहुत ही हैरानकुन बात सामने आई। तहकीक से पता चला कि 5 से 20 मेगापास्कल का शदीद दबाव इन जनरेटर्स की कारकर्दगी को खराब करने के बजाय बेहतर बनाता है। वाकई? ये तो बिल्कुल उलट नतीजा है। जी हाँ, वजह यह है कि दबाव इन थर्मो इलेक्ट्रिक मॉड्यूल्स को जनरेटर की दीवारों के साथ ज्यादा मजबूती से दबा कर रखता है, जिससे गर्मी बेहतर तरीके से मुंतकिल होती है और ज्यादा बिजली बनती है। तो क्या किसी ने इसे हकीकत में वहां जाकर आजमाया है? ये लैब की थ्योरी से बहुत मुश्किल लगता होगा। हाँ, 2013 में जापान के करीब ओकिनावा में 1069 मीटर की गहराई में एक तजर्बा किया गया। इस जनरेटर ने औसतन 45 वॉट बिजली पैदा की, जो समुद्र की तह में मौजूद सेंसर्स या छोटी आबदोज गाड़ियों को चार्ज करने के लिए काफी हो सकती है। बिल्कुल।
लेकिन ये इतना आसान भी नहीं लगता होगा। मेरा मतलब है आप एक ऐसे माहौल में काम कर रहे हैं जो बुनियादी तौर पर तेजाब उगलने वाला एक ज़ेरे आब आतिश वोल्केनो है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। दो बहुत बड़ी मुश्किलात हैं। पहली ये कि इन चश्मों से निकलने वाला पानी इंतहाई तेजाबी होता है, जिसका पीएच सिर्फ 2.8 है। ये किसी भी धातु को बहुत तेजी से गला देता है। और दूसरी मुश्किल ये है कि इस गर्म पानी में बहुत से मादनियात हल होते हैं। जैसे ही ये पानी जनरेटर के अंदर थोड़ा सा ठंडा होता है, वो मादनियात जमकर एक तह बना लेते हैं जो गर्मी की मुंतकिली को रोक देती है और जनरेटर की कारकर्दगी वक्त के साथ कम हो जाती है। तो समंदर की गहराई में इंजीनियरिंग करना वाकई बहुत मुश्किल है। लेकिन क्या होगा अगर हम अपने माहौल यानी शहरों में फितरत से सीखकर इंजीनियरिंग करें, बजाय इसके कि हम मौसम से लड़ें? क्या हमारी इमारतें इसके मुताबिक खुद को ढाल सकती हैं जैसे कोई जिंदा जानदार करता है? यही क्लाइमेट एडेप्टिव बिल्डिंग शेल्स या CABS का बुनियादी तस्वुर है। ये इमारतों के जामिद बेजान बैरूनी हिस्सों यानी दीवारों और खिड़कियों को एक मुतहर्रिक जिंदा निजाम में बदल देता है, जो मौसम की लिहाज से अपनी खुसूसियात बदल कर तवानाई बचाता है। ज़राए में इसकी कुछ मिसालें हैं जो बिल्कुल मुस्तकबिल की दुनिया की लगती हैं, जैसे कि एक्टिव विंडो। ये क्या है? ये स्मार्ट से भी एक कदम आगे है। इसमें शीशे की 2 तहों के दरमियान लाखों खुर्दबीनी आईने यानी माइक्रो मिरर्स लगे होते हैं। उन पर हल्का सा करंट देने से उनका जाविया बदला जा सकता है। अच्छा, तो गर्मियों में ये सूरज की तपिश को बाहर मोड़ देते हैं और सर्दियों में अंदर आने देते हैं। जी, ये ऐसा है जैसे खिड़की के पास अपनी ज़हीन धूप की ऐनक हो, जिसे वो जरूरत के मुताबिक पहन या उतार सकती है। एक और नाम है आई होम लैब, जिसे गिल्स भी कहा जाता है। गिल्स यानी मछली के गलफड़े। क्या इमारत सांस लेती है? एक तरह से हाँ। ये इमारत के बाहर लगे हुए अमूदी पर्दे हैं जो सेंसर्स की मदद से खुद ब खुद अपना जाविया बदलते हैं। ये बिल्कुल मछली के गलफड़ों की तरह खुलते और बंद होते हैं ताकि इमारत के अंदर आने वाली रोशनी और हरारत को कंट्रोल किया जा सके। और सोलर आईवी का तस्वुर तो बहुत ही खूबसूरत है। ये तो फन और टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इम्तिजाज है। ये बेल के पत्तों की शक्ल के छोटे छोटे सोलर पैनल्स हैं। इन्हें किसी भी इमारत की दीवार पर एक कुदरती बेल की तरह लगाया जा सकता है, तो आपकी इमारत बदसूरत नीले पैनल से ढकी नहीं होती, बल्कि एक सरसब्ज दीवार की तरह लगती है जो बिजली भी बना रही हो। और आखिरी वाली तो सबसे ज्यादा साइंस फिक्शन लगती है, बायोनिक ब्रीदिंग स्किन, यानी एक ऐसी जिल्द जो सांस लेती है। आपका तस्वुर बिल्कुल ठीक है। ये निजाम समंदरी स्पंज से मुतासिर होकर बनाया गया है। जिस तरह स्पंज अपने सुराखों से पानी गुजारकर खुराक और ऑक्सीजन हासिल करता है, उसी तरह ये निजाम इमारत को कुदरती तौर पर हवा फराहम करता है। ये इमारतें वाकई जिंदा निजाम की तरह काम करती हैं। जी बिल्कुल। फितरत से मुतासिर होकर डिजाइन बनाने का ये ख्याल बहुत दिलचस्प है। हमने इसे बड़ी इमारतों में देखा, लेकिन हमारा आखिरी मौजू इसी ख्याल को एटमी सतह पर ले जाता है। एक बहुत सादा सवाल, अगर आप हाई मैग्नीज स्टील में सिर्फ बहुत ही थोड़ी सी टाइटेनियम धातु मिला दें तो क्या होगा? शायद स्टील थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। मैं भी यही सोच रहा था। थोड़ा सा बेहतर इसके लिए सही लफ्ज नहीं है। ज़राए के मुताबिक सिर्फ 1 चुटकी टाइटेनियम मिलाने से स्टील की सख्ती में 87% से लेकर 263% तक का इजाफा हो सकता है। 1 मिनट, क्या कहा आपने? 263% तक? यानी उसकी सख्ती तकरीबन 3 गुना बढ़ सकती है। ये कैसे मुमकिन है? ये तो ऐसा है जैसे आटे में 1 चुटकी नमक डालने से वो रोटी के बजाय पत्थर बन जाए। आपकी मिसाल बहुत अच्छी है। ये वाकई एक गैर मामूली नतीजा है। इसकी 2 बुनियादी वजहात हैं। पहली वजह यह है कि टाइटेनियम स्टील में मौजूद कार्बन और नाइट्रोजन के साथ मिलकर टाइटेनियम कार्बाइड और टाइटेनियम नाइट्राइड जैसे छोटे छोटे लेकिन इंतहाई सख्त ज़र्रात बनाता है। ये स्टील के अंदर हीरों की तरह बिखर जाते हैं। ठीक है, तो स्टील में छोटे छोटे सख्त ज़र्रात आ गए, लेकिन इससे इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आई? यही दूसरी और सबसे अहम वजह है, जिसे ग्रेन रिफाइनमेंट कहते हैं। ग्रेन रिफाइनमेंट, इसका क्या मतलब है? ग्रेन यानी अनाज के दाने? बिल्कुल। जब कोई धात पिघली हुई हालत से ठंडी होकर ठोस बनती है तो वो छोटे छोटे क्रिस्टल की शक्ल में जमती है, जिन्हें ग्रेन्स या दाने कहते हैं।
टाइटेनियम के ये सख्त ज़र्रात एक मरकज़े का काम करते हैं, जिनके इर्द गिर्द ये दाने बनना शुरू होते हैं। इसकी वजह से बहुत ज्यादा तादाद में लेकिन बहुत ही बारीक दाने बनते हैं। अच्छा, तो दानों का साइज छोटा हो जाता है, लेकिन छोटे दानों का मजबूती से क्या ताल्लुक है? उसे समझने के लिए एक मिसाल लेते हैं। फर्ज करें आपको एक भारी फर्नीचर को एक बड़े खाली हॉल में धकेलना है। ये आसान ही है ना? हाँ, आसान है। अब तसव्वुर करें कि वही हॉल दर्जनों छोटी छोटी कोठरियों में तकसीम है, जिनके बीच में दीवारें हैं। अब उसी फर्नीचर को इस भूल भुलैया से गुजारना कितना मुश्किल होगा? बहुत ज्यादा मुश्किल। हर दीवार पर जाकर रुकेगा। बिल्कुल, ये बारीक दाने और उनकी सरहदें वही दीवारें हैं। जब स्टील पर दबाव पड़ता है तो एटमी सतह पर इसकी तहों में हरकत होने की कोशिश होती है, जिसे डिसलोकेशन कहते हैं। ये बारीक दानों की दीवारें उस हरकत के रास्ते में रुकावट बनती हैं। जितने ज्यादा बारीक दाने उतनी ही ज्यादा दीवारें, और धात को तोड़ना या मोड़ना उतना ही मुश्किल। इसलिए स्टील नाकाबिले यकीन हद तक सख्त और रगड़ के खिलाफ मुजाहम हो जाता है। ये तो कमाल है। यानी एक छोटी सी एटमी सतह की तब्दीली ने पूरे मटेरियल की खसूसियात को बदल कर रख दिया। जी, आज हमने गहरे समंदर के एक देव से लेकर स्टील के एटमी ढांचे तक का एक नाकाबिले यकीन सफर किया। हमने देखा कि कैसे कुदरत और साइंस मिलकर तिब, तवानाई और तामीरात में नए और हैरानकुन रास्ते खोल रहे हैं। और अगर हम इन सबको जोड़कर देखें तो एक दिलचस्प बात सामने आती है। ये तमाम मौज़ूआत जो बाज़ाहिर एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ लगते हैं, एक मुश्तरका धागे में बंधे हुए हैं। वो क्या है? चाहे वो गहरे समंदर में एक खास तरह की रोशनी देखने के लिए बनी स्क्विड की आंख हो, समुद्री स्पंज से मुतासिर इमारत का डिजाइन हो, या फिर एटमी सतह पर धातुओं का मिलाप, ये सब हमें एक ही बात याद दिलाता है। कुदरत के अपने डिजाइन में ही अक्सर हमारी मुश्किल तरीन इंजीनियरिंग और तिब्बी मसाइल के शानदार हल छुपे होते हैं। सही। तो सोचने की बात यह है कि अभी कुदरत के और कितने राज हैं जो हमारे मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी को मुकम्मल तौर पर बदलने के मुंतज़िर हैं। लेकिन क्या समंदर की ये गहराई ही इंसान की आखिरी मंजिल है? शायद नहीं, क्योंकि पानी के इन महलों में रहते हुए हमें एहसास हुआ कि हम एक कैद में हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली किस्त एपिसोड 13 में हम वो सरहद पार करेंगे जहां न जमीन है और न पानी। हम जा रहे हैं खला के सन्नाटे में, जहां इंसान ने मरीख और चांद पर ऐसे शहर बसा लिए हैं जो जमीन से भी ज्यादा एडवांस हैं। क्या वहां वाकई कोई एलियन हमारा इंतजार कर रहा है? और वो ब्लैक सिटी क्या है जो सितारों के पीछे छुपा हुआ है? जानने के लिए अगली किस्त का इंतजार करें, जो आपके होश उड़ा देगी। शुक्रिया और अल्लाह हाफिज।